पिछले लगभग 2.5 सालों से रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध चल रहा है। युद्ध को रोकने के लिए कई देशों द्वारा प्रयास किए जा चुके हैं। इसी क्रम में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी रूस और यूक्रेन का दौरा कर चुके हैं, लेकिन उसके बाद भी उन्हें सफलता प्राप्त नहीं हुई थी। लेकिन पिछले गुरुवार को अचानक से रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने एक कार्यक्रम के दौरान शांति वार्ता की बात करी, तो उससे सभी देश चौंक गए। उन्होंने कहा भारत, चीन और ब्राजील, ये तीनों देश शांति वार्ता में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। आखिर अचानक से रूस ने क्यों शांति वार्ता के लिए तैयार हो गया? क्यों उसने इन 3 देशों का नाम लिया और क्या इसके पीछे कारण है? इन सब चीजों को जानने के लिए चलते हैं बरेली कॉलेज की प्रोफेसर डॉक्टर वंदना शर्मा से और उनसे जानते हैं कि आखिर इसके पीछे क्या कारण है। पुतिन अचानक से शांति वार्ता के लिए तैयार हो गए हैं और क्या ये वार्ता सफल हो पाएगी? देखिए, स्ट्रैटेजिक रूप से भारत और रूस दोनों के संबंध हमेशा से बहुत महत्वपूर्ण रहे हैं, भारत के दृष्टिकोण से भी, भारतीय विदेश नीति के दृष्टिकोण से भी। और प्रधानमंत्री मोदी जी का जो वर्तमान दौरा रहा रूस और यूक्रेन का, उसके बाद मध्यस्थता की जो ये एक सिफारिश आई है, या जिसको दोनों पक्षी एक तरह से स्वीकार करते हुए दिख रहे हैं, रूस भी और यूक्रेन भी, कि अगर भारत की मध्यस्थता में युद्ध को रोकने के संबंध में कोई बातचीत होती है तो उसे भी स्वीकार करेंगे। ये भारत के लिए एक बड़ा अच्छा संकेत है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि भारत लंबे समय से मांग कर रहा है सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता की, और उस दृष्टिकोण से भारत को रूस और यूक्रेन दोनों का सपोर्ट चाहिए होगा। हम ये भी जानते हैं कि रूस और यूक्रेन अगर भारत के सामरिक समीकरणों की बात करें तो उसमें भी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। तो ये जो मध्यस्थता की पहल भारत की ओर से हो, ये एक बहुत अच्छा संकेत है, मुझे लगता है, भारत के विश्व शक्ति बनने की ओर भी। और एक सबसे बड़ी बात जो मुझे लगती है, ये लगती है कि यूरोप के जो पूरे समीकरण हैं और विशेष रूप से जो चाइना की स्थिति है, क्योंकि चीन, ब्राजील और भारत की जब बात की जाती है और उसमें भी भारत को एक ऐसे मध्यस्थ के रूप में स्वीकार किया जाता है जिसे सब स्वीकार कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो भारत की मजबूत स्थिति को दर्शाता है। तो मुझे लगता है कि ये एक ऐसा संकेत है जो ये दिखाता है कि भारत का दबदबा अब विश्व में बढ़ने जा रहा है। अगर इसमें यूक्रेन ने एक चीज और कही है, अगर रूस ने जो कहा है कि वो अपना एक यूक्रेन का एक हिस्सा भी पहले हत्या के फिर समझौता करना चाहते हैं, उसे किस तरीके से देखा जाए? देखिए, जब मध्यस्थता या टेबल टॉक की बात होती है, जब बात होती है कि हम किसी विवाद के हल की तरफ बढ़े, तो दोनों पक्षों की ओर से बहुत सारी शर्तें लगाई जाती हैं। ये तो बाद की बात होती है कि वो शर्तें कहाँ तक पहुंचती हैं। मुझे लगता है कि दोनों पक्ष एक साथ बैठकर बातचीत के लिए राजी हो जाएं, यही गतिरोध को समाप्त करने की ओर एक बड़ा कदम होगा। जहां तक रूस की शर्त की बात है कि पहले हम यूक्रेन का एक कब्जा लेंगे, आपको अगर ध्यान हो तो पहले भी भारत, अमेरिका, शिमला समझौते, मॉस्को समझौते में इस तरह की शर्तें लगाई गई हैं। लेकिन महत्वपूर्ण ये होता है कि आप एटलीस्ट यू आर एग्री टू डिसएग्री। दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इन टर्म्स ऑफ द फॉरेन पॉलिसीज। इससे पहले अगर मैं बात करूं तो रूस और यूक्रेन के बीच में पहले एक समझौता हो चुका है, उसी की बेस पे ही कहा जा रहा है कि अगला समझौता उसी को बेस करके बनाया जाएगा, लेकिन वो समझौता भी लागू नहीं हो पाया। तो क्या ऐसे में फिर दोबारा समझा पाना क्या संभव होगा? देखिए, बात सारी रणनीति की है। बात इस बात की है कि आप अपनी रणनीति कैसे तैयार करते हैं। मुझे लगता है कि दोनों पक्ष अगर एक साथ आएंगे तो कहीं संवाद के माध्यम से हल की तरफ हम बढ़ेंगे तो सही। हालांकि मैं बहुत आशावादी नहीं हूं। अगर मैं विदेश नीति के अपने अध्ययन के आधार पर बात करूं कि बहुत जल्दी समाधान हो जाएगा इस समस्या का, ऐसा मुझे भविष्य में होता दिखाई नहीं पड़ रहा। लेकिन भारत के दृष्टिकोण से मुझे ये पहल अच्छी दिखाई पड़ती है। कहीं ना कहीं अगर मैं देखूं तो यूक्रेन तो थोड़ा सा दब रहा है, लेकिन अगर मैं रूस की बात करूं, रूस अभी भी दबने के लिए मूड में नहीं है। तो ऐसे में क्या पूरा समझौता हो सकता है, या उन्होंने एक ऐसी कूटनीति करी है कि जिसमें वो अपने आप को ये दिखा दें कि वो समझौता करना भी चाहते हैं और नहीं भी करना चाह रहे हैं? अगर आप पूरे विश्व समीकरणों को देखें तो जब शीत युद्ध का काल हमने देखा था तो 2 ही पक्ष थे, एक सोवियत संघ, एक अमेरिका। सोवियत संघ के डिसइंटीग्रेशन के बाद, विखंडन के बाद, रूस का सबसे बड़ा प्रयास ये रहा है कि वो सोवियत संघ का विकल्प बन के उभरे। वो सिर्फ रूस ना रहे, वो यूएसएसआर का विकल्प बने। और यूएसएसआर का विकल्प बनने के लिए उसको हर समय
अपने को स्ट्रांग दिखाना जरूरी है। अगर वो यूक्रेन की एक भी शर्त मांगता है तो उससे क्या संकेत विश्व में जाएगा, इसका ध्यान भी रूस के रणनीतिकार ध्यान रखकर चल रहे होंगे। और मुझे ये लगता है कि रूस नहीं चाहेगा कि ऐसा कोई समझौता हो जिससे वो कमजोर दिखाई पड़े। और जहां तक यूक्रेन की बात है, यूक्रेन इज एट लॉस एट एनी पॉइंट। हर तरह से नुकसान की स्थिति में इस समय यूक्रेन ज्यादा है रशिया की तुलना में, और दोनों ही पक्ष नुकसान उठा रहे हैं। चाहे वो आप धन की बात कीजिए, जन की बात कीजिए या संपत्ति की हानि की बात कीजिए। तो मुझे लगता है ना कि ये पहल कहीं एक शुरुआत तो है, लेकिन भविष्य में इसके हल की तरफ बढ़ती हुई मुझे ये समस्या नहीं दिखाई पड़ रही। इसमें जो एक चीज रखी गई है कि इसमें चीन और ब्राजील का भी हाथ रहेगा। इन तीन यानी कि भारत, चीन और ब्राजील, तीन देशों का बात कही गई है। लेकिन अगर भारत और चीन की अगर बात करूं तो संबंध उतने अच्छे नहीं है। तो क्या ऐसे में इन तीन देशों को रखना, क्या ये करवा पाएंगे समझौता? मैंने कहा ना, संवाद के लिए एक साथ बिठाना अलग बात है और समस्या का हल हो जाना दूसरी बात है। चीन और भारत के संबंधों को लेकर हम सभी जानते हैं कि जो रणनीति रही है कि चीन और भारत कभी भी बहुत अच्छे मित्र नहीं हो सकते। हिंदी चीनी भाई भाई को हम भूल नहीं सकते कि उस नारे के बाद भारत ने क्या झेला। और जहां तक ब्राजील की बात है कि ब्राजील का एक इम्पोर्टेंट रोल तो रहेगा। देखिए, अगर कोई समझौता होता है तो उसमें एक ही देश महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। आप ऐसी किसी स्थिति की कल्पना नहीं कर सकते जहां रूस भी हो, यूक्रेन भी हो, भारत भी हो, चीन भी हो और ब्राजील भी हो। तब तो वो समझौता हो ही नहीं सकता। समझौता सिर्फ तब हो सकता है जब मध्यस्थता सिर्फ एक न्यूट्रल कंट्री के माध्यम से हो। तो नहीं है। नहीं, मुझे लगता है कि अगर इस समझौते की दिशा में भारत बैठ भी सका, दोनों पक्षों को साथ भी ला सका, तो इसका फायदा सकारात्मक रूप से भारत की रणनीति को ज्यादा होगा, नुकसान नहीं होगा। क्योंकि ऐसे तमाम विवाद हैं जहां राजनीतिक रूप से समझौते के प्रयास पहले भी हुए लेकिन वो समझौते हो नहीं सके। लेकिन जिसने समझौते का प्रयास किया वो हमेशा फायदे की स्थिति में रहा, कम से कम अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की दृष्टि से। एक चीज मैं जो बेसिक क्वेश्चन था उस क्वेश्चन को मैं सबसे एंड में पूछ रहा हूँ कि आपके हिसाब से जो यूक्रेन और रूस के बीच में युद्ध का प्रमुख कारण क्या है? इससे क्लैश ऑफ ईगोज एज वेल एज क्लैश ऑफ इंटरेस्ट। देखिए, जब रूस का विखंडन हुआ तो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा क्या था? सबसे महत्वपूर्ण युद्ध था कि जो परमाणु शक्ति यूएसएसआर या सोवियत संघ के पास थी उसको जो अलग अलग राष्ट्र बने उनके बीच में कैसे विभाजित किया जाए। और क्योंकि उसमें रूस सबसे महत्वपूर्ण पक्षकार रहा और वहां बाकी राष्ट्रों को जो नुकसान हुआ वो नुकसान वो राष्ट्र आज तक उसको ना भुला पाए हैं। मुझे लगता है ना, इतिहास जो है वो इस विवाद के पीछे का प्रमुख कारण है। यूक्रेन को हमेशा लगता है कि उस बंटवारे में उसे नुकसान हुआ। क्या इसमें अमेरिका का भी? नहीं, अमेरिका तो देखिए हमेशा उसकी जो रणनीति रहती है इसके पीछे यूरोप को अपने पीछे लेके चलने की अमेरिका की जो नीति है वो, मैंने कहा ना, रूस चाहता है वो सोवियत संघ का उत्तराधिकारी बन के विश्व के सामने आए और अमेरिका चाहता है कि यूनिपोलर वर्ल्ड या एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था या विश्व के थानेदार की उसकी स्थिति बनी रहे। तो वो हर वो संभव प्रयास करता है जिससे रूस कमजोर हो। इस समझौते के बाद क्या अमेरिका के साथ भारत के संबंध खराब हो सकते हैं? नहीं, उससे मुझे लगता है कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मोदी जी ने एक ऐसी मजबूत बुनियाद रख दी है कि भारत अमेरिका संबंधों पर अब ऐसी चीजों का प्रभाव नहीं पड़ेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। तो हम मान सकते हैं कि भारत विश्व गुरु की ओर आपकी अग्रसर हो। हम सबको आशावादी रहना चाहिए और प्रधानमंत्री मोदी जी का जो चमत्कारी नेतृत्व है उसके प्रति ये निष्ठा रखनी चाहिए और ऐसी आशा रखनी चाहिए कि हम शीघ्र सुरक्षा परिषद में अपने स्थायी सदस्यता के दावे को मजबूत कर पाएंगे।